कई सालों से, मतलब डेकेड्स से, ईरान और इजराइल के बीच एक शैडो वॉर चल रही थी। पता है, एक ऐसी लड़ाई जो पर्दे के पीछे लड़ी जा रही थी, प्रॉक्सीज के जरिए। लेकिन अब वो पर्दा हट चुका है। ये जो दशकों पुरानी दुश्मनी है ना, अब एक खुलेआम कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुकी है, और इसकी वजह से एक ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो गया है। तो सबके दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जो ये डायरेक्ट अटैक्स हुए हैं, इन्होंने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। और इस शतरंज की बाजी में सुपर पावर अमेरिका भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं है। इसका सीधा असर, मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट, पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी पर पड़ने वाला है। अच्छा, अब इस पूरे क्राइसिस को ठीक से समझना है ना, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। आइए पता लगाते हैं कि आज की इस गहरी दुश्मनी की जड़ें आखिर कहां से शुरू हुई। आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन 1979 से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते काफी अच्छे थे। वो एलाइज थे, जी हां, सहयोगी। लेकिन फिर आया साल 1979, एक टर्निंग पॉइंट। ईरान में हुई इस्लामिक रेवोल्यूशन, शाह की सरकार गिर गई, और जो नई रेजिम आई, उसने तो इजराइल को एक देश मानने से ही इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने इजराइल को लिटिल सेटन और अमेरिका को ग्रेट सेटन घोषित कर दिया। और बस वहीं से दोस्ती गहरी दुश्मनी में बदल गई। और बस यहीं से शुरुआत हुई प्रॉक्सी वॉर की। अब ये प्रॉक्सी वॉर क्या चीज है? बहुत सिंपल है। ईरान ने फैसला किया कि वो सीधे सीधे नहीं लड़ेगा। इसके बजाय उसने उस पूरे रीजन में अपना एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाना शुरू किया। मतलब दूसरे देशों के मिलिटेंट ग्रुप्स को पैसा दो, हथियार दो, ट्रेन करो, ताकि वो आपके दुश्मनों से आपके लिए लड़ें। तो आइए अब इस शैडो वॉर के मुख्य खिलाड़ियों को देखते हैं, और सबसे जरूरी ये समझते हैं कि आखिर दोनों तरफ की असली वजह क्या है, उनके कोर मोटिवेशंस क्या हैं, जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को इतना इतना खतरनाक बना देते हैं। देखिए, इजराइल पर दबाव बनाए रखने के लिए ना, ईरान ने कई प्रॉक्सी ग्रुप्स को तैयार किया है। जैसा कि लेबनान में हिजबुल्लाह, जो बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर पर बैठा है। फिर गाजा में हमास, यमन में होतीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समुद्री रास्तों को कंट्रोल करते हैं। और हाँ, सीरिया में भी कई मिलिशियाज हैं। ये सारे के सारे ग्रुप्स ईरान की स्ट्रेटजी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। दोनों के मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है ईरान, जो इस पूरे इलाके में अपना दबदबा चाहता है, एक रीजनल सुपर पावर बनना चाहता है, और अमेरिका और इजराइल के असर को बिल्कुल खत्म करना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ है इजराइल। उसके लिए ये अपने अस्तित्व की लड़ाई है। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तो ये उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। तो जरा सोचिए, एक तरफ इलाके पर कब्जा करने की चाहत, और दूसरी तरफ अपने आप को बचाने की जद्दोजहद। ये सिचुएशन बिल्कुल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसी थी, जिसका एक ना एक दिन फटना तय था। तो चलिए अब आते हैं आखिरकार उस मेन पॉइंट पर। ऐसा अचानक क्या हो गया कि ये शैडो वॉर जो सालों से चल रही थी, एकदम से एक ओपन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई? इस सब की शुरुआत हुई 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजराइल पर एक जबरदस्त हमला किया, और उसके बाद इजराइल गाजा युद्ध शुरू हो गया। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ अप्रैल 2024। दमास्कस में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, जिसमें उनके कई सीनियर कमांडर्स मारे गए। अब ईरान के लिए ये एक सीधी चुनौती थी, एक रेड लाइन क्रॉस हो चुकी थी, जवाब देना ही था। और उन्होंने जवाब दिया, इतिहास में पहली बार अपनी जमीन से सीधा इजराइल पर हमला करके। सोचिए, ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे। एक बहुत बहुत बड़ा हमला था ये। लेकिन इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम और अमेरिका, यूके और जॉर्डन जैसे सहयोगियों की मदद से इनमें से 99% को हवा में ही रोक लिया गया। तो टेक्निकली देखें तो हमला फेल हो गया। लेकिन ईरान का संदेश, उनका मैसेज बिल्कुल साफ था, अब हम सीधी टक्कर से नहीं डरते। और अब इस सीन में एंट्री होती है अमेरिका की, जिनका रोल अब डैमेज कंट्रोल का है। देखिए, एक तरफ तो वो इजराइल को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा का वादा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ वो इजराइल को कोई बड़ा जवाबी हमला करने से रोक भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ये मामला एक फुल ब्लोन रीजनल वॉर में ना बदल जाए। और सच तो ये है कि अमेरिका इस वक्त एक और बड़ी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है। इस पूरे मामले का हम पर, यानी भारत पर क्या असर होगा?
पूरी दुनिया के लेवल पर देखें तो सबसे बड़ा डर एक मिस कैलकुलेशन का है। मतलब किसी से एक छोटी सी भी गलती हुई तो ये पूरा मिडल ईस्ट आग की लपटों में आ सकता है। और इकोनॉमिक साइड से अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया, ये एक पतली सी समुद्री गली है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, तो सोच लीजिए कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और इसका सीधा मतलब होगा पूरी दुनिया में महंगाई और मंदी का खतरा। भारत के लिए यह सिचुएशन बहुत ही नाजुक है और इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी यानी हमारी ऊर्जा सुरक्षा, जिस पर हम अभी बात करेंगे। दूसरा, हमारे लोग। गल्फ देशों में लाखों भारतीय रहते हैं, काम करते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और तीसरा, एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप, मतलब हमें इजराइल, ईरान और अमेरिका तीनों के साथ अपने रिश्तों में संतुलन बनाकर चलना पड़ रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 80%। जी हां, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से मंगवाता है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से ही आता है। तो बात बिल्कुल सीधी है, वहां थोड़ी सी भी टेंशन बढ़ी तो यहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे और इसका असर सीधा हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि इस पूरे संकट से हम क्या सीख सकते हैं? आगे का रास्ता आखिर है क्या? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो यही है कि जंग, फिर चाहे वो प्रॉक्सी हो या डायरेक्ट, किसी भी समस्या का हल नहीं है। आखिर में ये सिर्फ बर्बादी लाती है और आम लोगों के लिए आर्थिक परेशानियां लाती है। इसलिए उम्मीद तो बस यही है कि डिप्लोमेसी की जीत हो और सभी पक्ष एक एक कदम पीछे लें। ये पूरी सिचुएशन अभी भी डेवलप हो रही है और हम इस पर पूरी नज़र बनाए रखेंगे। लेकिन हम आपके विचार भी जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये झगड़ा एक बड़ी जंग में बदल सकता है? और इस हालत में भारत को क्या करना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड आकलन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स विषयों पर बिल्कुल साफ और गहरा एनालिसिस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वो जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आप हमारा अगला कोई भी वीडियो मिस ना करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।